नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। लोकतंत्र की जननी अगर किसे कहा जाता है, किसी देश को कहा जाता है तो वो भारत है। भारत अपने लोकतंत्र के लिए देश भर में जाना और पहचाना जाता है। साथ ही भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी सर्वोपरि है। हमें बोलने और लिखने की पूरी आज़ादी है। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरत कड़ी है। मगर इन दिनों ये चर्चाएं जोरों पर है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। कई राजनेताओं से लेकर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। दरअसल यह कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है? सत्ताधारी दल के सामने जनता मालिक होता है, ऐसा वो कहती है। मगर जब सत्ता में कोई दल काबिज हो जाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायप्रिय नहीं है? क्या यह गलत है? तो फिर केस मुकदमे का चक्कर क्यों? दरअसल दिल्ली में इन दिनों ये चर्चाएं जोरों पर है कि 100 से अधिक लोगों पर केंद्र के इशारे पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। यहाँ मोदी हटाओ देश बचाओ के नारों से पटे कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके बाद केंद्र पर यह आरोप लग रहा है कि उनके इशारे पर इन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। बहुत अच्छी बात है, मगर ज़रा हम इतिहास के पन्नों को भी टटोल लें। जो कांग्रेस आज सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल रही है और वह संविधान से लेकर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही है, इमरजेंसी का दौर तो उसी ने देश को दिखाया था। क्या इतिहास इसे भूल जाएगा? वो जो 70 का दशक था और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने लगाया था? यहाँ तक कि प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू कर दिया गया था। कई अखबारों के दफ्तर में बिजलियां काट दी गई थी कि वो अखबार के पन्नों को न निकाल सके जिसमें उनके कारनामों की काली करतूत ये देश पढ़ सके। दरअसल वो कौन सी परिस्थिति थी जो कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता इमरजेंसी में कूद पड़े थे और देश की जनता को प्रताड़ित किया था। इस देश का अगर काला अध्याय हम इसी चीज़ को मानते हैं तो वही इमरजेंसी का दौर था, जहां बोलने और लिखने से लेकर पहनने और ओढ़ने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपको वो दौर भी याद होगा जब किशोर कुमार, जो देश के बहुत बड़े गायक थे, उनके ऊपर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि किशोर कुमार ने इमरजेंसी का विरोध किया था। अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो कई काले अध्याय आपको मिल जाएंगे। वो कांग्रेस ही थी जो आज सत्याग्रह की बात कर रही है, बापू के विचारों की बात कर रही है, भारतीय लोकतंत्र की बात कर रही है और केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है, सत्ताधारी दल पर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन अपने गिरेबान को भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल ये रास्ता तो उसी ने दिखाया था। हम वो सिख दंगा के दौर को भी नहीं भूल सकते हैं जो कांग्रेस नहीं करवाया था। कई ऐसे पन्नों को पलटेंगे तो कांग्रेस की काली करतूतें हमें दिख जाएगी। चलिए अब बात हम बीजेपी की मोदी सरकार से इतर महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में भी तो सत्ताधारी दल ने अपनी दमनकारी नीतियां चलाई है। शिवसेना जब सत्ता में थी या नहीं भी थी, लेकिन वो उसकी पावर पॉलिटिक्स के आश्रय जो सत्ता उनके समर्थन से चलती थी, क्या वहाँ बोलने और लिखने की आज़ादी थी? क्या किसी में हिम्मत था कि वो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के खिलाफ दो शब्द गढ़ दे? नहीं। हाल के दिनों में भी जब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे सत्ता में बैठे तो उनकी तिरछी नज़र कईयों पर गई और कईयों पर केस हुए और उनके जो कद्दावर प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो भी सड़क पर उतरकर खुलेआम सभी को धमकी दिया करते थे। यहाँ तक कि देश के बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भी तो जेल की हवा खानी पड़ी थी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में। ये वाक्य ज़्यादा पुराना नहीं है, आपकी स्मृतियाँ धुंधली नहीं हुई होगी। वहीं आप ये भी जानते हैं, अतुल अग्निहोत्री ने जब एक संदेश दिया था और महाराष्ट्र की सरकार की उन्होंने आलोचनाएँ की थी और वहाँ कुछ इसी तरह की डेमोक्रेसी की बात की थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो उनके घर पर पुलिस पहुँच गई थी और उनसे भी घंटों पूछताछ की थी और काफ़ी दबिश दी गई थी। एक पूर्व रिटायर आईएएस के साथ भी तो कुछ ट्वीट करने के बाद ऐसा ही हुआ था ना। पन्ने पलटेंगे तो आपको कई अध्याय मिलते चले जाएंगे। अब चलिए बंगाल पहुँच जाइए। क्या ममता दीदी ने लोगों के साथ अन्याय नहीं किया? क्या बंगाल में मूर्ति पूजा को लेकर सरकार ने
दबिश नहीं दी, सरकार ने यह फरमान नहीं निकाल दिया कि इस इलाके में मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी। क्या यह सरकार की नाफरमानी नहीं थी? मूर्ति विसर्जन के दौरान सरकार के इशारे पर फर्जी एफआईआर नहीं किए गए? क्या टीएमसी के लोगों ने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को नहीं पीटा, उनके घर नहीं जलाए और क्या उन पर फर्जी मुकदमे नहीं किए गए? क्या ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? क्या ममता सरकार अपने इशारे पर सत्ता को नहीं नचाती है और वह जनता को दो कौड़ी की नहीं समझती है? इस इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। परत दर परत अगर आप पलटते जाएंगे तो मौजूदा वाकया भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या बिहार की सरकार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर दमनकारी नीति नहीं अपनाई? ये बात सच है कि मामला अदालत में है और मनीष कश्यप दोषी हैं या नहीं है, ये एक ज्वलंत सवाल है। ये कानूनी दांवपेच का सवाल है और ये मतलब ये कानून को देखना को ये तय करना होगा कि मनीष कश्यप दोषी हैं या नहीं है। मनीष कश्यप की माने तो उन्होंने कहा है कि हमने तो केवल एक ट्वीट है उसे रीट्वीट किया था और उनकी जो बदजुबानी है वो तो एक अलग मसला है। और मनीष कश्यप ने क्या वाकई में कोई वीडियो बनाया या नहीं बनाया है ये तो एक अलग मसला है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई और जिस प्रकार से मनीष कश्यप को ले जाया गया और उनके घर पर कुर्की की गई और उन्हें जिस तरीके से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर मनीष कश्यप ने गुनाह किया है तो सरकार को सज़ा देना बिल्कुल वाजिब हक है। लेकिन बिहार के भीतर कई ऐसे बाहुबली विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर भी कार्रवाई होना लाजमी है। तो क्या यहाँ भी आपको ये नहीं दिख रही है कि सत्ताधारी दल की अगर तिरछी नज़र गई तो मनीष कश्यप भी नप गए? वहीं बिहार में शिक्षकों का आंदोलन भी जग जाहिर रहा है। शिक्षकों के ऊपर भी तो लाठियाँ बरसाई गई ना। परत दर परत अगर आप पलटते जाएंगे तो इतिहास में आपको कई पन्ने मिलते जाएंगे। ये वही देश है जहाँ पर सफदर की शहादत हुई। सफदर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे और कई ऐसे लेखक हैं जिनकी कलम से जब बगावत निकली तो विश्व साहनी का भी आप नाम कैसे भूल पाएंगे। कई लेखक हैं, कई एक्टिविस्ट हैं, कईयों पर तो एफआईआर दर्ज किए गए ना। क्या उस वक्त भी बीजेपी सत्ता में थी? इतिहास को भी टटोलना ज़रूरी है। मसलन वाकया ये निकलता है कि सत्ताधारी दल कोई भी हो, चेहरे बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएगी, सत्ता जिसके पास आएगी वो जनता को यूं ही उंगलियों पर नचाएगी और अलग अलग विचारधारा के लोग सड़कों पर गला फाड़ेंगे और अपनी विचारधारा का कोई समर्थन करेगा और कोई विरोध करेगा। मगर सच तो यह है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास सत्ता आती है, जिसके पास पावर होता है, वो जनता को कौड़ी भरी भी नहीं समझती है और जनता को केवल यही कहती है कि हम इस महान जनता के आश्रय सत्ता में है। चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी से लेकर पलायन का मुद्दा हो, देश में ये ज्वलंत सवाल कल भी कायम थे, आज भी कायम है। ज़रूरत है लोगों की मानसिकता बदलने की, तभी देश की दशा और दिशा बदलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।